नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं और यूपी स्पेशल में लगातार हम यूपी लेखपाल के और यूपी लोअर पीसीएस के लिए हम लोग लगातार यूपी के पार्ट पढ़ रहे हैं। और यूपी के पार्ट में आज हमारी 5वीं क्लास है और एक क्लास जो है आपको फ्लो चार्ट यानी पाई चार्ट के थ्रू द्वारा समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आपको बहुत अच्छा और बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का काम किया जा रहा है ताकि आपकी परीक्षा यूपी लेखपाल की बेहतर हो, क्योंकि 21 मई को यूपी लेखपाल है। उसके बाद आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है, तो यूपी से जो भी 20 से 22 प्रश्न जो भी बनेंगे वो सारे प्रश्न आप अच्छे से कर पाए। इसके लिए लेकर मैं यूपी स्पेशल का स्पेशल बैच लेकर आया हूं और यूपी लेखपाल के लिए पूरा डेडिकेटेड है। और आप सटीक परीक्षा की तिथि और अंतिम रणनीति कैसे होगी और विषयवार जो उसका एमसीक्यू होगा सारा हम आपको बता रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से सारी चीज बताने की कोशिश किया जा रहा है। और अगर हमारी पिछली क्लास आप देखे होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि सारी चीज आपको बेहतर पार्ट वाइज पार्ट में पढ़ाया जा रहा है। तो हम पिछली क्लास में आपको बता सकते हैं, पिछली क्लास में हम लोग यूपी के इतिहास के बारे में देख रहे थे। यूपी के इतिहास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया। हमको यूपी में जो जो पाषाण काल के समय जो पत्थर मिले थे, यूपी काल में हमने जो भी धान के साक्ष्य मिले थे, जहां गर्त मिले थे यूपी में, सारे चीजों को पिछली क्लास में हमने क्या किया था, देखा था। एक एक चीज के एक एक स्थल को हमने क्या किया था पिछली क्लास में हम लोग देख लिए हैं। अगर उससे आज क्या है आगे की बात करेंगे। अगर जो बच्चा पिछली क्लास नहीं देखा है, एक बार जाके पिछली क्लास देख ले। जब क्रम क्लास का होके सही चलता रहेगा तब आके हार तैयारी आपकी बेहतर होती रहे। तो पहले तो पिछली क्लास आप लोग देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आज मेरी 5वीं क्लास है। जब आप उससे रिलेट कर पाएंगे आपको लगेगा कि नहीं यार, यूपी स्पेशल इससे बेहतर कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक आप पिछली क्लास की हमारी नहीं देखेंगे तब तक आप जो है आप उस चीज को नहीं देख पाएंगे पिछली क्लास में। पिछली क्लास जरूर देखिएगा, उसके बाद तब आज आज मेरी क्लास जो रहेगी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल अर्थात उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं और यूपी के इतिहास में हमको एक एक चीज देखना है। तो यूपी में जो होगा, जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी दिशा में पड़ेगा, यूपी के पूर्व दिशा में जो स्थल पड़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे कि यूपी के पूर्व दिशा में कौन से स्थल आए थे हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन से स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में कौन स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन स्थल थे, ये सारे चीज हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और दिखाएंगे। तो सभी लोग का स्वागत है प्रयाग शिक्षा में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आज मैं बात करूंगा, आज का टॉपिक लेकर आया हूं हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई थी तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में जो हड़प्पा सभ्यता निकला था उसका पूर्वी स्थल क्या था, उसका उत्तरी स्थल क्या था, उसका दक्षिणी स्थल क्या था, उसका पश्चिमी स्थल क्या था और कौन कौन सी खोज यहाँ से की गई। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे, आप देखिए हेडिंग बनाए हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। एक सभ्यता मिली थी सबसे, अगर बात किया जाए भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात की जाए तो आपको हड़प्पा सभ्यता नाम निकल के आता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को अगर मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थान जो खोज हुए थे उस पर चर्चा करूंगा। अगर मैं बात करता हूं आपको कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थान मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता के अगर उत्तर के स्थान की मैं बात करूंगा, आप कहेंगे उत्तरी स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का मिला था मांडा। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन था, ये मांडा पड़ा था। और मांडा कहाँ पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर। देखिए मैप में भी ये मांडा लोकेट है, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर। तब कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था, आप कहेंगे कि मांडा पड़ता है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणतम सभ्यता की दक्षिणतम स्थल कौन है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल कौन है, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम स्थल कौन था, ये दैमाबाद था। क्या था, ये दैमाबाद था। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। एक प्रश्न और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जिला कौन सा, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जिला कौन कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन मिला था आपको, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन मिला था, आप कहेंगे सुत का गेंडोर, जो इस समय क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और एक प्रश्न और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा मिला था, पूर्वी स्थल कौन सा मिला था, आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर मिला था, आलमगीरपुर मिला था। ध्यान रखिएगा। तो मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता की अगर चारों दिशाओं की, चारों डायरेक्शन की बात करेगा तो हड़प्पा सभ्यता की चारों दिशाओं की अगर प्रश्न पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता की अगर उत्तर दिशा पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी
स्थान कौन मिला था? आप कहें कि मांडा जम्मू कश्मीर पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी में कौन सा स्थल मिला था? तो हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी में स्थल आपको आलमगीरपुर मिला था, जो उत्तर प्रदेश का में है। और हड़प्पा सभ्यता के दक्षिण में कौन सा स्थल मिला था? तो आप कहेंगे दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की अगर पश्चिम की बात करेगा तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम में कौन सा स्थल मिला था? आप कहेंगे सुतका गेंडोर, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या स्थल जो होते हैं ना, स्थल पूछ लिए जाते हैं, उसका दिशा पूछ लिया जाता है, तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूपी में कुछ आलमगीरपुर से कुछ क्या लौह अयस्क मिले थे। अगर मैं बात करूं यूपी के लौहकालीन स्थल, यूपी के लौहकालीन स्थल अर्थात हड़प्पा सभ्यता में यूपी में जो लोहा मिले थे, कहाँ कहाँ से मिले थे? तो पहला आपका आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो था हड़प्पा सभ्यता का ये पूर्वी स्थल था। और आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये किस नदी के किनारे था? तो हिंडन नदी के किनारे था। कौन सा? हिंडन नदी के किनारे था। अगर मैं बात करूं कि हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित था, और वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में किस जिले में है, तो आप कहेंगे वर्तमान में ये मेरठ में पड़ता है। क्या है? ये मेरठ में पड़ता है, मेरठ जिले में पड़ता है। तो वही प्रश्न यहाँ से दिया कि उत्तर प्रदेश में लौहकालीन स्थल जो है ये आपके आलमगीरपुर में पड़ता था। और आलमगीरपुर जो था ये कहाँ पड़ता था? ये उस समय हस्तिनापुर था। और किस नदी के तट पर था? तो ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, हिंडन नदी के। फिर उसके बाद कहाँ स्थान मिला था? एक अल्लाहूर स्थान मिलता है, श्रावस्ती मिलता है, और काम्पिल मिलता है, जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में लौह स्थल के रूप में जाना गया। यहाँ से लोहे मिले गए। तो आपको आलमगीरपुर हमेशा प्रश्न पूछा है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता में लोहे का साक्ष्य कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे कि आलमगीरपुर से। कहाँ से मिलेगा? आलमगीरपुर से। अगर मैं बात करता हूँ आपको कि हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात और करूं कि लोहे की खोज होने से पहले दूसरी शहरी सभ्यता का विकास गंगा घाटी में हुआ था। अगर जब तक लोहे की खोज हो गई थी, होने से क्या होता, दूसरी जो शहरी था उसकी सभ्यता जो था गंगा घाटी में कर लिया गया था। गंगा घाटी में दूसरी क्या सभ्यताएं मिल गई थी। तो इस क्रम में आपको चीजों को क्या है याद करना है। अगर मैं आपको यही बात करूं कि ताम्रपाषाण काल, ऐसा काल जहां तांबे और कांसे का वस्तु मिला हो, उसे को ताम्रपाषाण काल कहते हैं, यानी ताम्र कांस्य सभ्यता कहते हैं। अगर ताम्र कांस्य सभ्यता की मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट उल्लेख यानी प्रथम उल्लेख करने का कार्य जो किए थे ये चार्ल्स मैसन ने किया था। ताम्र कांस्य सभ्यता का पहली बार उल्लेख जो है किसने किया था? तो आप कहेंगे कि चार्ल्स मैसन ने किया था। और फर्स्ट उत्खनन यानी फर्स्ट उत्खनन मतलब इसकी फर्स्ट जो खुदाई की गई थी ये कौन कराया था? उसका नाम था कनिंघम। फर्स्ट खुदाई कौन कराया था? कनिंघम कराया था। और इसकी जो खोज जो जांच किया गया था, इसकी जो जांच किया गया था या खोज किया गया था, ये आर.डी. साहनी थे। क्या थे? आर.डी. साहनी थी। लेकिन जब खोज होने के बाद इसकी घोषणा किसने किया था? इसकी घोषणा जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की था? तो आर.डी. साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और जब 1921 में इसकी घोषणा की थी, इसकी जब खुदाई हो गई, इसका जो घोषणा होता है, इसका जो घोषणा जॉन मार्शल 1924 में करता है। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से क्या है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चीज़ों को आप अच्छे से पेन से नोट कर लीजिए, हर चीज़ को अच्छे से बना लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्या आ जाएगी? स्पष्ट होती चली जाएगी। आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज क्या है आपकी स्क्रीन पे? अगला पेज जो है आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या है, उसको आप देखिए और पढ़िए। देखिए, अब देखिए अगला पेज पे आपका आएगा सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता है, क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के यूपी में साक्ष्य अर्थात सिंधु सभ्यता जो था, सिंधु सभ्यता जो था या हड़प्पा जो सभ्यता था, उसके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसकी साक्ष्य ये खैराडीह एक स्थान मिलता है सिंधु सभ्यता का। खैराडीह ये कहाँ पड़ता है? ये बलिया में पड़ता है, बलिया जिला में पड़ता है। खैराडीह कहाँ पे? तो बलिया। प्रश्न पूछता है कि खैराडीह किस सभ्यता का पाठ है? तो आप कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का जो भाग था ये खैराडीह था, और जो बलिया में है, बलिया में स्थित है। अगले की मैं बात करूं, अगला साक्ष्य मिला था आपको मांडी स्थल मिला था। क्या मिला था? मांडी। मांडी कहाँ पड़ता है? ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। अगला है जो भटपुरा मानपुरा। भटपुरा मानपुरा दो एक ऐसे स्थल थे जो सिंधु सभ्यता के समय में थे, जो इस समय बुलंदशहर में स्थित है। एक स्थान आपको मिला था सनौली। क्या? सनौली। ये कहाँ पड़ता है? ये बागपत जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये बागपत जिले में पड़ता है। अगला है आपका बड़गांव। क्या?
बड़गांव, हुलसा, ये 2 स्थान मिले थे। बड़गांव और हुलसा जो है 2 स्थान मिले थे सौंदर्य सभ्यता में। और ये वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान समय में ये आपके सहारनपुर में देखने को मिलते हैं। अगला एक स्थान और मिला था आपको, आलमगीरपुर। क्या आलमगीरपुर, ये कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है। और कुछ ऐसे सौंदर्य सभ्यता में नवीन स्थल खोज की गई थी, जैसे कानपुर में भी साक्ष्य मिले थे, उन्नाव में भी मिले थे, मिर्जापुर, मथुरा आदि में सौंदर्य सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में मिले थे। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सौंदर्य सभ्यता की अगर मैं बात करूँ, सौंदर्य सभ्यता या इसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या सौंदर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या सौंदर्य सभ्यता के समय यूपी में कुछ स्थानों के साक्ष्य मिले थे। अगर मैं देखिए पूरी इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ तो सौंदर्य सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के समय में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थल मिले थे जो उस समय के साक्ष्य देते हैं। जैसे खैराडीह आपका बलिया में, ये वर्तमान में बलिया में पड़ता है। मांडी जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? आपका मुजफ्फरनगर में पड़ता है। भटपुरा, मानपुरा, ये कहाँ पड़ता है? वर्तमान में आपके बुलंदशहर में पड़ता है। सनौली कहाँ पड़ता है? ये बागपत में पड़ता है। बड़गांव या हुलसा कहाँ पड़ता है? ये सहारनपुर में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है। और कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर कुछ ऐसे स्थल जो खोजे गए थे जो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य रखते थे। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको या तो पेन, पेपर, पेंसिल से क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट करते रहेंगे तो आप लोग की तैयारी भी क्या होती रहेगी, बेहतर होती रहेगी। क्योंकि फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आपको पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने और पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जब समय कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्या करना है, चीज़ों को करना है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आगे पीछे करके देखते रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्त मित्र यार को शेयर जरूर करिएगा। इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। आप प्रयागराज शिक्षा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अगर मैं बात करता हूँ अगले पेज पे मैं बात करूँ तो लौह काल की मैं बात करूँगा। क्या करूँगा? लौह काल की मैं बात करूँगा, जिसको हम लोग आयरन पीरियड भी बोलते हैं। लौह काल की मैं बात करूँ तो आयरन पीरियड भी करते हैं। लौह काल के अगर साक्ष्य की मैं बात करता हूँ तो लौह काल की मैं बात करूँ कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के लौहकालीन स्थल। उत्तर प्रदेश में लौहकालीन स्थल जो है कहाँ से मिला था? उत्तर प्रदेश पहली बार लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो अतरंजी खेड़ा से मिला था। कहाँ से मिला था? अतरंजी खेड़ा से मिला था। अतरंजी खेड़ा से सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लौह का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था? लौह का साक्ष्य मिला था। और अतरंजी खेड़ा जो है ये हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, अल्लाहपुर, श्रावस्ती, काम्पिली से भी क्या क्या हल्के हल्के लोहे के साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन आपको जो है अतरंजी खेड़ा याद करना है। लौह स्थलकालीन उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा से पहली बार ये हमको लौह साक्ष्य मिला था। अगर मैं बात करूं लौहकालीन, लौह युग में या आयरन पीरियड के समय में एक चित्र मिला था जिसको धूसर मृदभांड काल भी कहा जाता है। धूसर मृदभांड का समय भी उस समय कहा जाता था। अगर मैं बात करूं हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा की मैं बात करूं तो हस्तिनापुर जो था ये 1500 BC यानी नवीन खोज हुआ था। हस्तिनापुर का लौह आयरन पीरियड में हस्तिनापुर की खोज 1500 BC में हुआ था, जो नवीन खोज किया गया था। और यहाँ कहाँ पड़ता था? ये आपका मल्लाह, चंदौली और इंसुसी प्रयाग में पड़ता था। इसकी खोज यहाँ से किया गया था। अगर अतरंजी खेड़ा की मैं बात करूं तो धातु मल एवं लौह भट्टिया के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा की मैं बात करूं, अतरंजी खेड़ा की में और हस्तिनापुर में धातु मल एवं लौह भट्टियों का साक्ष्य यानी प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिला है। अगर एक बार यहाँ पे देखा जाए कि लोहे की प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से हमको मिलता है, तो लोहे का सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो है ये 1050 BC से मिलता है। जो अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है वहां से सबसे पहले हमको लोहे का साक्ष्य मिला 1050 BC में देखने को मिलता है। और लोहे की खोज होने पर दूसरी सबसे, लोहे की जब खोज होता है तो दूसरी सभ्यता का जो विकास होता है उसे गंगा घाटी में हुआ। दूसरी सभ्यता का विकास कब होता है? लोहा की खोज के बाद दूसरी अगर सभ्यता की बात हुआ तो इसे गंगा घाटी में इसका विकास देखने को मिलता है। गंगा घाटी में इसका विकास क्या देखने को मिलता है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट करिएगा। क्योंकि ये चीजें जो है आपको मेन जो टॉपिक है आपको पढ़ाया और बताया जा रहा है और आप इसको जरूर देखिएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए। क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप ज़्यादा गेन कर पाएँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और प्रयागराज शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अगर चैनल से जरूर जुड़ते हैं तो आपको PDF वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।